नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इस चैप्टर से एमसीक्यू लेकर आ गया हूं। इसमें ऑलमोस्ट हर टॉपिक को हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप करता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानते हुए चलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल में भी और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, उनकी यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। मेनली ह्यूमन और हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। तो अनुकूल परिस्थिति में अमीबा किस प्रकार से अपना रिप्रोडक्शन करता है? तो देखिए, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। एक तो होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन में एक पेरेंट होगा और वो दो चाइल्ड में ब्रोक डाउन कर जाएगा, अपने आप को दो चाइल्ड में आधे आधे पार्ट में टूट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका क्रोमोसोम 46 है तो ये 23 क्रोमोसोम में टूटेगा, बिल्कुल नहीं। ये किस में टूटेगा? ये 46 क्रोमोसोम में टूटेगा। ठीक है, तो चाइल्ड बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आप यहाँ पर 0.011% डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे चाइल्ड पैदा होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाइल्ड में काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि दो जगह से गैमीट्स को मर्ज कराया जाता है, लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। बॉडी से ही जो हमारा चाइल्ड है वो बनता है, तो बॉडी जैसा ही बन जाता है, मतलब जिस तरीके का पेरेंट होता है उसी तरीके का बन जाता है। और अमीबा भी कुछ इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो अब एसेक्सुअल में भी कौन सा करता है? तो आपको बता दूं, एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप हैं। कौन कौन से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मेनली ये है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, जो हमारे अमीबा है वो बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन का मतलब एक पेरेंट है, एक पेरेंट दो चाइल्ड में ब्रोक डाउन अपने आप को कर लेगा। तो आंसर होगा यहाँ पर बाइनरी फिजन, यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनरी फिजन का पूरा एक प्रोसेस है। जैसे कि अमीबा है ये, और अमीबा अपने न्यूक्लियस को दो पार्ट में देखिए ब्रोक करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब ये न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाता है तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है, वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करके अलग कर लेती है। तो इस तरीके से दो इसके डॉटर सेल्स बन जाती हैं, मतलब दो चाइल्ड सेल्स डेवलप हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट कैसी होती हैं? अमीबा जैसी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमीबा बाइनरी फिजन के माध्यम से अपने नए बेबीज को प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा ईस्ट एंड स्पाइरोगायरा इज दैट। देखिए, बोल रहा है कि कौन कौन से रिप्रोडक्शन करते हैं ये लोग, जो कि तीनों के सेम है, अमीबा के, ईस्ट के और स्पाइरोगायरा के। देखिए, वैसे अगर मैं पूछूं आपसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन कौन करता है? तो आप कहोगे अमीबा करता है। अगर ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट कैसा करता है? तो आप कहोगे ईस्ट बडिंग करता है। बडिंग मतलब एक साइड में गांठ निकल जाएगी, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है ये, साइड में गांठ निकल गई, वो गांठ से ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो वो किस में होता है?
ईस्ट में होता है। और स्पाइरोगायरा में क्या होता है, तो स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, आगे बताता हूँ फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो आपको बता दो तीनों अलग अलग कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से सेम है। किस तरीके से सेम का मतलब आप इस तरीके से कह सकते हैं कि तीनों है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीनों किस प्रकार के रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में अलग अलग टाइप के तीनों करते हैं, लेकिन है तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां आंसर होगा दे प्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोड्यूस इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। तो प्लाज्मोडियम जब रिप्रोडक्शन करता है तो बहुत सारी सेलों में ब्रोक कर जाता है, बहुत सारी सेलों में टूट जाता है। देखिए, एक तो होता है 2 सेलों में टूटे तो उसे कहेंगे बाइनरी फिजन, लेकिन जब बहुत सारी सेलों में टूटता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आंसर होगा मल्टीपल फिजन। सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे सेल्स में एक सेल टूटती है तो उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन कौन करता है, तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है। यहां पर आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप यहां पर देख भी पाएंगे, ये मान लीजिए हमारी एक पूरी एक सेल थी, आराम से रह रही थी। बाद में न्यूक्लियस ने अपने आप को बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियस में तोड़ दिया। अब ये जब न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल बन गई और वो इस तरीके की हो गई कि बाहर वाले एनवायरनमेंट में रह पाएंगी, तो उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन ब्रोक कर जाएगी, टूट जाएगी, और ये सारी जो सेल्स हैं, जो अब डॉटर सेल कह सकते हैं, वो सारी यहाँ से रिलीज कर जाएंगी। मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेलों को यहाँ पर डेवलप कर देता है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। किस में होता है, तो प्लाज्मोडियम में ये होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय द। देखिए, ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से रिप्रोडक्शन क्या करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है, नॉर्मली उन जगहों से नए बेबीज या नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है जहां पर न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आलू का। आलू में अगर आपने आलू देखा हो तो आलू में जो आँख जैसी स्ट्रक्चर होती है उसके पास बहुत सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल है। अब न्यूट्रिशन अवेलेबल है तो वहाँ से फिर नया प्लांट उगेगा। और आपने अगर देखा अदरक, अदरक में भी बहुत सारी जो धागे निकले होते हैं। अदरक एक तना है, एक स्टेम है, वहाँ से जो धागे से निकले हैं वहाँ से नए अदरक का जो पूरा सिस्टम है वो डेवलप होगा। तो जहाँ पर भी न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा वहाँ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से नया जो प्लांट या फिर नया पौधा कह लीजिए उस प्लांट का उगाएगा। और यहाँ पर ब्रायोफाइलम में पूछा जा रहा है कि किस ब्रायोफाइलम का कौन सा पार्ट है जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो आप क्या कहेंगे, ब्रायोफाइलम में। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपने अगर 9th-10th के एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ब्रायोफाइलम लीफ के माध्यम से अपने नए प्लांट्स को डेवलप करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये मार्जिन्स है, मार्जिन्स के ही लास्ट पॉइंट से ये अपना नए प्लांट को उगाना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लीफ से ब्रायोफाइलम नई बड़ों को, नई जो कलियाँ हैं उनको निकालता है और इससे नया प्लांट डेवलप होता है। ठीक, ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नए पौधे का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है। सिंपल सी बात है, वो स्टेम से भी हो सकता है, फ्लावर से नहीं होगा। फ्लावर तो बाद में बनेगा, फ्लावर से नहीं होगा, फ्रूट से भी नहीं होगा, स्टेम से होगा, लीफ से होगा, फ्लावर से नहीं होगा, स्टेम से होगा, रूट से होगा, फ्लावर से नहीं होगा। स्टेम, रूट और लीफ, इन 3 पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन अ पोटैटो
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय, देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस जगह से होता है? पोटैटो में, आलू में। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा इसमें आंख जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब वो आंख जैसी जो स्ट्रक्चर हो रही है वो कहाँ होती है? सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग रूट बोल देंगे डायरेक्टली कि रूट से होता है, वही गलती हो जाती है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा कि स्टेम ट्यूबर से, स्टेम में आंख जैसी स्ट्रक्चर होती है, वहीं से पोटैटो का जो नया प्लांट है वो उगेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ से इस आँख से ही छोटे छोटे जो आँख होती है वहीं से अगर आप इसको आधा काट के ज़मीन में गाड़ देते हैं तो एक नए पौधे इससे उगने शुरू हो जाएंगे और वो बाद में फिर आलू को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टेम ट्यूबर से डेवलप होती है आलू में नए पौधे। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के हैं? ये आप कहोगे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी डेवलप करता है। जब एग्जैक्ट कॉपी डेवलप हो रही है तो सोचिए उनके जो जीन्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, मतलब जेनेटिकली सिमिलर डेवलप होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट्स। कैसे? जेनेटिकली सिमिलर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एसेक्सुअल में आप कह सकते हैं कि जेनेटिकली डिसिमिलर पैदा होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में जेनेटिकली सिमिलर पैदा होते हैं, और एसेक्सुअल का ही पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी जेनेटिकली सिमिलर जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स के नए प्लांट्स हैं वो होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, तो स्पाइरोगायरा किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो ये क्या है? ये फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से, किससे? फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से स्पाइरोगायरा अपने नए जो बेबीज हैं, नए जो प्लांट बेबीज हैं उनको डेवलप करता है। ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा कैसे होता है? तो यहाँ पर फ्रेगमेंट टुकड़ों में टूट जाते हैं। टूटने के बाद अब देखिए ये उल्टा है, इस तरफ है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ये फ्रेगमेंट में ब्रोक डाउन कर गए, उसके बाद ये पूरा नया डेवलप हो जाएगा, ये पूरा नया डेवलप हो जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन है, स्पाइरोगायरा इस प्रकार से करता है। जैसे कि एग्जांपल में नॉर्मली अगर आपको देना चाहूँ तो आपने मनी प्लांट्स देखा होगा, अगर उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और दोबारा से उनको लगा दिया जाए तो दोबारा से नए पौधे उगाते हैं। तो एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि वो भी आप कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन का, उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन जैसा होता है। अगला क्वेश्चन, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पॉन्जिया एट देयर टिप आर कॉल्ड। देखिए थ्रेड लाइक की स्ट्रक्चर है किसमें? राइजोपस में। राइजोपस में कुछ बीज लाइक की स्ट्रक्चर होती है, वो कहाँ होती है? राइजोइड में। लेकिन यहाँ पर बीज जैसी स्ट्रक्चर्स को नहीं बोल रहा है, सीड जैसी स्ट्रक्चर को नहीं बोल रहा है, किसको बोल रहा है? थ्रेड स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, उसको हम हाइफी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइफी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। तो जो केला, गुलाब, चमेली, संतरा जैसे जो पौधे होते हैं वो अपनी जो नए पौधे उगाने की क्षमता को खो देते हैं। अब इनमें जो ये लॉस्ट हो जाता है, ये किस प्रकार से अपने नए पौधे उगाते हैं? तो आपको बता दूं, इनके पास क्या नहीं होता। अगर इनके पास होता तो ये नए पौधे उगाते। सिंपल सी बात है, इनके पास सीड है, इनके जो बीज हैं वो अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से नए पौधे उसके माध्यम से नहीं हो पाते। तो इनके पास सीड्स अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द फ्लावर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इनके पास सीड नहीं है तो कैसे फिर ये उगाएंगे? तो किसी और पार्ट से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से किसी और पार्ट का यूज करके हम इनको नए प्लांट को डेवलप कर लेते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज। तो जो हिबिस्कस होता है वो किस प्रकार का इसका फ्लावर किस प्रकार का होता है? मतलब
उसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं, कि बाइसेक्सुअल होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं फ्लावर में, उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल, कि एक फ्लावर में सिर्फ मेल हो और दूसरे फ्लावर में सिर्फ फीमेल हो, ऐसा होता है। या फिर न्यूट्रल होता है, ये कुछ न्यूटर हुए और या फिर बहुत छोटे होते हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हिबिस्कस, गुड़हल, गुड़हल ना, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में अवेलेबल होते हैं, तो इसको इसलिए हम बाइसेक्सुअल कह सकते हैं। सरसों, सरसों जो है मस्टर्ड, उसके जो फ्लावर होते हैं उसमें भी मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं, तो वो भी अब कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे। अगला क्वेश्चन, द सीड डेट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड। जो सीड है उसके पास नया प्लांट उगाने की कैपेबिलिटी होती है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे नया प्लांट उगेगा? तो सिंपल सी बात है, एम्ब्रायो है जिससे नया प्लांट डेवलप होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। अब यहां से थोड़ा सा हम ह्यूमन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, तो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्या, गेस्टेशन पीरियड। याद रखिएगा, सिर्फ नाम आपको ध्यान रखना है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जो कि फीमेल्स में ऑलमोस्ट उनके ओवुलेशन के टाइम पर, मतलब पूरा जो पीरियड होता है, पूरा जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं ऑलमोस्ट 29 डेज का होता है, वो वेरी करता रहता है फीमेल टू फीमेल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को, जो पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। तो ओवरी से जब एग को निकलना होता है, और ये जब ओवरी से एग निकलते हैं तो उसको हम कहते क्या है? सिंपल सी बात है, एग निकल रहा है तो ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ओवुलेशन कहते हैं। और ये ओवुलेशन अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 10 to 17 डेज के मिड में होता है। मैं किस चीज़ के उसमें बात कर रहा हूँ, टोटल 28 अप्रॉक्सीमेटली फीमेल का जो एक टाइम पीरियड होता है पीरियड का, उसमें 10 to 17 डेज के आसपास इनका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने के बाद इनके पास एक फैलोपियन ट्यूब है, वहाँ पर वो पहुँचता है। तो ये इसका तो आंसर डायरेक्टली हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर मैं आगे मैंने स्ट्रक्चर ले रखी है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन द मैच्योर इज कॉल्ड। जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हो रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो किसी भी मेल और फीमेल में उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, जब भी रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हो रहे होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज़ है वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस समय को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। आपने सुना होगा प्यूबर्टी एज आ गई है इसकी, तो उस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन अकर इन द। देखिए, अब ओवुलेशन कहाँ हुआ? मैंने आपको बताया कि ओवरी से ओवुलेशन होता है, और वो कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। एग कह लीजिए, ओवम कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं उसको कह पाएंगे, दोनों का मतलब सेम है। तो जब फैलोपियन ट्यूब में वो पहुंचा, तो फैलोपियन ट्यूब में ही सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मेल गैमीट आए और वो फ्यूज़ कर दे। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ कर होता है? मेनली फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन ना हो तो आप यूट्रस भी लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कभी कभी वहाँ पर भी फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसमें आप ओवरी यहाँ पर दोनों साइड में देख रहे होंगे। यहाँ से ओवरी से ओवम निकलता है, निकलने के बाद फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। पहुँचने के बाद अगर स्पर्म आया और वो यहाँ पर फ्यूज़ कर देगा, तो मेनली चांसेस होता है कि इस पार्ट पे ही फ्यूज़ हो, इस पार्ट पे ही फ्यूज़ हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तब तक हमारा जो मेल स्पर्म है वो नहीं पहुंचा और यहाँ पर अवेलेबल है ओवम, तो यहाँ पर भी फ्यूज़ हो सकता है। तो इसलिए कभी कभी ऑप्शन में अगर यूट्रस दिया हो तो यूट्रस भी आप लगा सकते हैं आंसर। ठीक है, वैसे यूट्रस वो पार्ट है जिसको आप नॉर्मली कह सकते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड का पूरा 9 मंथ का जो डेवलपमेंट है, गेस्टेशन पीरियड है, वो यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहा है।
बोल रहा है कि जो पार्ट है वास्ट डिफरेंस का, वास्ट डिफरेंस मतलब हमारे टेस्टिस से आगे जो हमारे पेनिस तक का जो एक पाइप है उसको हम कहते हैं वास्ट डिफरेंस। द सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। तो अब स्पर्म टेस्टिस से हमारे वास्ट डिफरेंस के माध्यम से मूव कर रहे हैं, तो उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा ना मूव करने के लिए, तो उन्हें कौन सा ग्लैंड देगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दूं हमारे वहाँ पर एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होता है, वो क्या करता है, इनको न्यूट्रिशन देता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर ये टेस्टिस है तो यहाँ से ये जा रही है वास्ट डिफरेंस, देखो नाम दिख रहा है आपको, वास्ट डिफरेंस गई, और ये जो छोटे छोटे गोले से यहाँ पे बने हुए हैं ये है हमारे सेमिनल वेसिकल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म्स को। उसके बाद फिर पेनिस के माध्यम से वो बाहर की तरफ बाहर की तरफ आउट थ्रो हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द एम्ब्रायो इन ह्यूमन्स गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। देखिए जब बेबी फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो उस टाइम पर वो यूट्रस में होता है। अब यूट्रस में है तो कब तक न्यूट्रिशन उसको मिलेगा और किस चीज़ से मिलेगा, उसको उस पार्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो आपको बता दूं वो पार्ट होता है प्लेसेंटा। क्या? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक ऐसा पार्ट है जो कि एक नली टाइप की, आपने देखी 3 इडियट अगर आपने देखी हो तो उसमें देखा होगा कि एक नली टाइप की निकलती है, फिर उसे काट के उसके ऊपर चिमटी लगा देते हैं। देखिए फिल्म, अगर देखी हो तो उससे लिंक कर सकते हैं। तो वही क्या है, उसी से न्यूट्रिशन उसको पूरे 9 मंथ तक मिलता है, और वो क्या है, प्लेसेंटा। ध्यान रखिएगा मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेने के काम आता है, यहाँ पर आप थोड़ी सी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीजेस इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती। देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती, पहले बता देता हूँ होती कौन है। एड्स, सबने सुना होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स होता है HIV वायरस से, तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें दूसरा, गोनोरिया। गोनोरिया क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में दाने पड़ जाते हैं, रेडिश टाइप के दाने। तो ये कैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं। और हमारी सिफिल्स क्या है, गोनोरिया क्या है, बाहर की तरफ पड़ते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और सिफिल्स क्या है, बहुत ही डार्क जो मतलब डॉट्स हैं वो पड़ जाते हैं। तो सिफिल्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। और जो बात की जाए सिफिल्स की, तो बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। वायरस मैंने आपको बता दिया HIV वायरस से होता है, लेकिन हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। हेपेटाइटिस हमारी जेनेटिकल डिसीज़ है। ठीक है, एक बार इसको जरूर चेक कीजिएगा, हेपेटाइटिस क्या है, ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है एक पेरेंट से, जो हमारे नॉर्मल बेबीज़ होते हैं उनमें। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वायरिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। बोल रहा है जब गर्भ निरोध विधि, मतलब जब हम यौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय पर हमको किस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करना चाहिए, किस मेथड को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो डिसीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाती हैं उससे भी बचाव हो सके। देखिए अगर आप सर्जरी करा लें, सर्जरी का मतलब 2 टाइप की सर्जरी होती है, एक तो मेल की सर्जरी होती है, एक फीमेल की सर्जरी होती है। मैं थोड़ा मेल और फीमेल पार्ट तक पहुंचा देता हूं आपको, उससे फिर यहाँ बताने में थोड़ी सी आसानी होगी। मेल की सर्जरी को हम क्या कहते हैं, तो मेल की सर्जरी को कहते हैं वासेक्टोमी। क्या कहते हैं, वासेक्टोमी। वासेक्टोमी क्या होता है, वास्ट डिफरेंस की कटिंग की जाती है, कट करके यहाँ पे एक गांठ लगा दी, मतलब एक स्टेपल का मतलब अलग कर दिया और एक इधर से अलग कर दिया। इससे क्या होगा, टेस्टिस और पेनिस का कनेक्शन टूट जाता है, स्पर्म्स नहीं निकलते, जिससे कि न्यू प्रेगनेंसी होनी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती नहीं है, है ना। और फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स में हम जो सर्जरी की बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, इसको कट किया जाता है, इसको कट किया जाता है, जिससे कि ओवरी का कनेक्शन यहाँ से कट।
अब जब कट हो गया तो सिंपल सी बात है, नए एग यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो नए बेबी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो सर्जरी के माध्यम से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड तो हो सकती है डिसीजेस, तो सर्जरी एक मीडियम नहीं है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने का, ठीक है। अगर बात की जाए कॉपर टी की, तो कॉपर टी क्या होता है, फीमेल के वॉर्म में सेट किया जाता है जिससे कि जो मेल का स्पर्म की स्पीड को कम किया जा सके और वो एग को फर्टिलाइज ना कर सके। तो ये भी कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं हो पाएंगी, हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। हाँ, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो हैं वो इससे होंगी। और ओरल पिल्स की बात करें तो ओरल पिल्स मेनली क्या होता है कि फीमेल्स को आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद दी जाती हैं जिससे कि वो फीमेल अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सके। तो क्या होता है, अब फीमेल जब ले रही है उस पिल्स को, तो उससे ये थोड़ी ना हो रहा है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं हो सकती, वो तो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मेथड है जो कॉन्डम का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को भी रोक सकते हैं प्लस अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोक सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम। टेस्टिस क्या है, हमारे आउटर पार्ट में अवेलेबल है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प इन द, तो जो स्क्रोटम है वो बाहर की तरफ अवेलेबल होता है, ये किस चीज़ में मदद करता है। तो आपको बता दूं, हमारे स्पर्म्स को डेवलप करने के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अगर कम चाहिए तो बॉडी से बाहर होना पड़ेगा, तो बॉडी से बाहर है क्योंकि उनको कम टेम्परेचर पर स्पर्म को डेवलप करना है। तो स्क्रोटम क्या करता है, हमारे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में मदद करता है। किसमें, तो हमारे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में मदद करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।